Hello everyone, I Jyotish Hajra, working as assistant professor in Department of Commerce. Welcome you to the next video, and in this video we will continue on the previous topic, that is classification of cost. So इससे पहले हमने तीन क्लासिफिकेशन बेसिस कर लिए थे कॉस्ट को क्लासीफाई करने के। फर्स्ट था अकॉर्डिंग टू नेचर के हिसाब से, जिसमें हमने एलिमेंट्स किए थे कॉस्ट के। सेकंड किया था हमने फंक्शंस के हिसाब से कि क्या क्या काम है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में हो रहा है, सो उसके हिसाब से हम अपनी कॉस्ट क्लासीफाई कर सकते हैं या ग्रुपिंग कर सकते हैं। और थर्ड क्या था हमने वेरिएबिलिटी के हिसाब से, जिसमें हमने पढ़ा था फिक्स्ड कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है और सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। आज हम करेंगे नेक्स्ट बेसिस जो है फोर्थ बेसिस है अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी, कि किसी पर्टिकुलर कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पर हम अपनी कॉस्ट को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पर हमारी जो कॉस्ट है दैट इज कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। नाम से ही क्लियर हो रहा है। फर्स्ट जो है उस कॉस्ट को जो मैनेजर्स हैं वो अपने एक्शंस से, अपने डिसीजंस से या अपनी सुपरविजन से कंट्रोल कर सकते हैं। सो कंट्रोलेबल कॉस्ट वो है जिसको हम कम कर सकते हैं या अंडर कंट्रोल ला सकते हैं। नॉर्मली जो डायरेक्ट नेचर की कॉस्ट होती है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल जो है, डायरेक्ट लेबर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग रहे हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं सुपरवाइज करके, इनको इनके ऊपर नेसेसरी एक्शंस लेके। जैसे कि आइडल टाइम जो हम बोलते हैं, आइडल टाइम मतलब वो टाइम जो वर्कर्स वेस्ट कर रहे हैं या जिसमें वो बिल्कुल खाली बैठे हैं, दैट इज आइडल टाइम। तो इस टाइम को हम कंट्रोल कर सकते हैं सुपरविजन से। लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट नॉर्मली पीरियड कॉस्ट होती है, मतलब उस पर्टिकुलर पीरियड में हमें देनी ही पड़ेगी। सपोज फैक्ट्री का रेंट है, वो हमें देना ही पड़ेगा, उसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई मशीन ए बी सी तीन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है, सो यहाँ पर हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीन मटेरियल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर नहीं बन पाता है। उस केस में ये जो कॉस्ट है उस पर्टिकुलर मशीन की, वो हमारी अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। कंट्रोलेबल कॉस्ट में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स असाइन कर देते हैं, सेंटर्स बना देते हैं कि ये हमारा जो है कॉस्ट का सेंटर है, ये प्रॉफिट का सेंटर है, ये सेल्स का सेंटर है। सो उस अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट है वो कंट्रोल हो जाती है। और जिस कॉस्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते दैट इज कॉल्ड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी सेकेंड जो है, और जिसको आज का जो है सेकेंड बेसिस है, और वैसे अपनी बुक्स के हिसाब से जो फिफ्थ बेसिस है, अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी कि कॉस्ट जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। नॉर्मेलिटी के हिसाब से जो कॉस्ट है दैट इज नॉर्मल कॉस्ट एंड एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हमारी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है, जो डे टू डे रूटीन में जो हमारे खर्चे हो रहे हैं या जिसको हमने एक्सपेक्ट किया है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में इतना खर्चा आएगा, वो होगी हमारी नॉर्मल कॉस्ट, जो नॉर्मल बिजनेस रूटीन में हमारी हो रही है। एबनॉर्मल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के कारण हो जाती है, मतलब जिनको हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है, जिन इवेंट्स कोई एक्सपेक्टेशंस जो हमारी आशंका से बाहर थे या हमारी जो हमने अनुमान लगाया उसके बाहर के कुछ फैक्टर्स हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, उन केसेस में एबनॉर्मल कॉस्ट होती है। जैसे कि स्ट्राइक हो गई,
स्ट्राइक हो गई है हमारी फैक्ट्री में, आग लग गई किसी वजह से, या एक्सीडेंट हो गया, कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया हमारे जो मशीन है या जो वर्कर्स है या फैक्ट्री के अंदर, सो इनकी वजह से अगर हमारा काम रुक जाता है या हमें कोई लॉस हो रहा है या कोई लागत लग रही है, कोई कॉस्ट लग रही है, दैट इज एबनॉर्मल, क्योंकि वो हमारे नॉर्मल रूटीन की कॉस्ट नहीं है। जैसे कि रॉ मटेरियल खत्म हो गया, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, पीछे से ही रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से जो खर्चा लग रहा है दैट इज एबनॉर्मल। और जो नॉर्मल रूटीन, जैसे कि हमारे नॉर्मल वेस्टेज हो रही है, हमारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, डायरेक्ट लेबर को जो खर्चा दे रहे, जो उनके वेजेस दे रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, सो वो सारी होंगी हमारी नॉर्मल कॉस्ट। और जिन कॉस्ट के एक्सपेक्टेशंस के बाहर है, जो हमारे जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के कारण हो रही है, वो सारी होंगी हमारी एबनॉर्मल कॉस्ट। इसमें आ जाएगा स्ट्राइक हो गई, कोई फायर एक्सीडेंट के कारण, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल के कारण, या हमारे पास लेबर ही नहीं है, या जो हमारी मशीन है वो एकदम बंद हो गई है, उसमें कोई मेजर फॉल्ट आ गया है, सो ये सारी कॉस्ट होगी हमारी एबनॉर्मल कॉस्ट। थर्ड आता है अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से। तो अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से भी जो हमारी कॉस्ट है वो दो टाइप की होती है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड, जो कॉस्ट है वो है कैपिटल कॉस्ट, और सेकेंड है रेवेन्यू कॉस्ट। जो कैपिटल कॉस्ट है ये ऐसी लागत है या ऐसा खर्चा है जो हम एक साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करता है हमें। जैसे कि मैंने मशीन खरीद ली, अब जो मशीन है ये तो नहीं कि वो मैं एक ही साल यूज़ करूँगी या एक साल के बाद वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी, नहीं। मशीन जो हम परचेज करते हैं नॉर्मली वो हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करते हैं। तो ऐसे हैवी खर्चे, भारी खर्चे जो हैवी अमाउंट के होते हैं, वो जो हमें एक साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट दे रहे हैं, वो कैपिटल कॉस्ट में आएगा। और ऐसे खर्चे जो हमारे डेली रूटीन के हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस जो हैं, या डे टू डे वर्किंग के लिए जो हैं, जो डेली रूटीन के काम को ताकि हमारा स्मूथ प्रोडक्शन चलता रहे, स्मूथली हमारा काम चलता रहे, उसके लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो हमारे आएंगे रेवेन्यू कॉस्ट में, या रेवेन्यू लागत जिसको हम बोलेंगे। ये जो खर्चे हैं ये हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड, या नॉर्मली 1 ईयर, एक साल से ज़्यादा के लिए है, ये हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल को लेके आए हैं, उसका खर्चा, हमने वेजेस पे की हैं, हमने सैलरीज दी हैं, सैलरी दी है, रॉ मटेरियल वेजेस के ऊपर खर्चा, रिपेयर्स का खर्चा, मेंटेनेंस का, देन फैक्ट्री की लाइटिंग का खर्चा जो है, क्लीनिंग चार्जेस जो हैं। सो जो डेली रूटीन के जो हमारे खर्चे हो रहे हैं वो सारे आएंगे हमारे रेवेन्यू कॉस्ट में। और वो खर्चे जो हैवी नेचर के होते हैं, मतलब जिनमें हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है, जो हमें एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। मतलब अगर मैंने एक बार ये डिसीजन ले लिया तो मैं इसको वापस नहीं ले सकती। एक बार सपोज मैंने एक मशीन खरीद ली है, मुझे 10 दिन बाद ये लग रहा है कि नहीं ये मशीन नहीं, मुझे दूसरी मशीन चाहिए थी, तो मैं उस मशीन को उसी वैल्यू पर वापस नहीं कर सकती हूँ। मतलब इरिवर्सिबल नेचर के हमारे जो खर्चे होते हैं वो आएंगे कैपिटल कॉस्ट में। नॉर्मली जो कैपिटल कॉस्ट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट लेती है, और जो रेवेन्यू कॉस्ट है या जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हमारे लोअर लेवल और मिडल लेवल के जो मैनेजर्स हैं या मिडल लेवल मैनेजमेंट है वो हमारे लेती है। उनके पास उतना राइट होता है, अथॉरिटी दी जाती है उनको, दैट रेवेन्यू कॉस्ट जो डे टू डे रूटीन के एक्सपेंसेस हैं उनके लिए आपको सैंक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए आप अपने लेवल पर आपके पास अथॉरिटी है, आप अपने डिसीजंस, आप अपने खर्चे कर सकते हो। नेक्स्ट आता है टाइम के हिसाब से।
सो अकॉर्डिंग टू टाइम हमारे दो टाइप के कॉस्ट होते हैं, दो टाइप की लागत होती है। फर्स्ट होती है हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो टाइम के बेसिस पर है। हिस्टोरिकल, और सेकेंड आता है प्री डिटरमिन्ड। हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हमने पास्ट में कर ली है, मतलब पीछे हमने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा किया है, या हम यहाँ बोल सकते हैं एक्चुअल जो कॉस्ट, हमारी एक्चुअल लागत कोई प्रोडक्ट को, कोई सर्विस को बनाने में लगी है, वो होती है हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट। सपोज 2019 में मैंने ए प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की थी और पर यूनिट जो कॉस्ट है वो मेरी आई थी ₹50 पर यूनिट। मतलब एक यूनिट ऑफ ए को बनाने का जो खर्चा आया था वो था ₹50 पर यूनिट का। ये जो डेटा है या ये जो फिगर है ये हमें फाइनेंशियल अकाउंट से मिलती है, क्योंकि वहां पर हम अपने डे टू डे रूटीन के जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं मॉनेटरी टर्म्स के, उनको सारी को रिकॉर्ड करते हैं, देन लेजर में क्लासिफाई करते हैं। सो फाइनेंशियल अकाउंट्स हमें इंफॉर्मेशन देता है एक्चुअल कॉस्ट की, और एक्चुअल कॉस्ट वो है जो हमारे पिछले फाइनेंशियल ईयर में या पिछले मंथ में या पिछले क्वार्टर में हो चुकी है। सो यहीं से इसका नाम आया हिस्टोरिकल कॉस्ट। नेक्स्ट आती है प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट। प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हम प्री मतलब काम शुरू होने से पहले ही हमने डिटरमिन कर ली है। कोई प्रोडक्ट की प्रोडक्शन अभी तक हुई नहीं है, कॉस्ट उसके ऊपर लगी नहीं है कोई, लेकिन हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर ली है, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर। मतलब पीछे हमारा खर्चा कितना लगा था उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, या हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका कितना खर्चा आ रहा है। सो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, वो आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, या स्टैंडर्ड कॉस्ट जिसको हम कहते हैं। प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट में प्रोडक्ट को के ऊपर कोई लागत हुई नहीं है अभी, लेकिन हमने उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया है, या हमने एक्सपेक्ट कर लिया कि इतनी कॉस्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में लगेगी, और किस बेसिस पर की है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पर कर सकते हैं। हम अपने कॉम्पिटिटर्स का कितना खर्चा आया है उसके बेसिस पर भी कर सकते हैं।